तो उससे एक मदरबोर्ड नहीं लिया जाता? लेकिन शर्मा जी के लड़के जैसा समझा क्या? देखो अनुपम भैया का पूरा वीडियो देख लाया और ये रहा आपका मदरबोर्ड। यार ये सब तो मजाक की बातें हो गई, चलो फटाफट देख लेते तुम कैसे अपने लिए मदरबोर्ड सेलेक्ट करोगे। सीधा वीडियो के अंदर चलते हैं बिना किसी बकवास के। इन टेक्निकल टर्म्स में घुसने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कि जो नाम लिखा होता है आपके डब्बे के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या दिखा रहा होता है। तो जैसे एग्जांपल में यहाँ देखो Z790M आपको दिख रहा है, तो Z का मतलब होता है यहाँ पे आपका चिपसेट कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो जस्ट अगला नंबर लिखा हुआ है 7, ये होता है आपके बोर्ड का जनरेशन, ये किस जनरेशन का बोर्ड है। जैसे पुरानी अपनी कुछ टाइम पहले की देख लो तो 550 बोर्ड्स आते थे, उसमें 5th जनरेशन, फिर अपना 7th जनरेशन का ये एग्जांपल है, अभी 8th जनरेशन आ चुकी है। तो ऐसे जनरेशन वाइज ये आपका अगला नंबर दिखाता है। और इसके बाद आता है आपके जो 2 डिजिट्स दिखा रहे हैं 790 का 90 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए, मतलब ये डिफाइन करती है आपकी पावर, आपकी सेगमेंट, किस सेगमेंट का बोर्ड है, कितना पावर का बोर्ड है ये। तो बेसिकली परफॉर्मेंस डिफाइन करता है। और इसके बाद जो अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, जैसे यहाँ M लिखा हुआ है, इस M का मतलब है ये M80X बोर्ड है, ATX से थोड़ा छोटा। आगे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी अगली टर्म्स की तरफ। अब अगली चीज़ की बात करें तो वो है हमारा मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है आपके मदरबोर्ड का साइज़। बेसिकली आपको मार्केट में 3 टाइप के मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो ATX और मिनी ATX। ये इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस इतना है कि अगर आप ATX बोर्ड की बात करो तो आपको वहाँ पे फुल साइज़ का मदरबोर्ड है, मतलब बहुत सारी लेन का सपोर्ट, बहुत सारी कनेक्टिविटी और मल्टीपल हेडर्स आपको मिल जाते हैं अलग अलग चीज़ के लिए। आपको बहुत सारे SATA स्लॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे हेडर मिल जाएंगे, PCI के स्लॉट मिल जाएंगे, NVMe के मल्टीपल स्लॉट्स मिल जाएंगे। और बेसिकली मैं बहुत प्रेफर करता हूँ ATX बोर्ड लेना, क्योंकि ये ना अपग्रेड करते टाइम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वहीं इसके साथ में अगला आता है माइक्रो ATX बोर्ड। माइक्रो ATX बोर्ड जो होता है ATX से थोड़ा छोटा होता है, थोड़े कम फीचर्स के साथ आता है, थोड़े कम स्लॉट के साथ आता है, लेकिन अच्छा बोर्ड होता है। अगर आप बजट सेगमेंट में अपना PC बना रहे हो और आपको थोड़ा सा छोटा PC चाहिए, मिड टावर जैसी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको। वहीं इसके बाद आता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट PC डोरेमोन के साइज़ का। उनमें ये मिनी ATX बोर्ड होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से आते हैं, बहुत कम स्लॉट्स होते हैं, एक ही आपको PCI का स्लॉट मिलेगा जहाँ आप GPU लगाओगे। अब इसमें ऐसा क्यों? और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। अब ये इसलिए क्योंकि इसका ना छोटा बनाने के चक्कर में इसका R&D कॉस्ट बढ़ जाता है। R&D बढ़ेगी तो कॉस्ट वैसे ही बढ़ गई, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, ATX से भी ज़्यादा चले जाते हैं कई बार तो। अब इन 3 बोर्ड के अलावा 2 बोर्ड और आते हैं, जैसे जो मैंने बोला ना स्टैंडर्ड ATX। स्टैंडर्ड ATX से ऊपर आता है eATX और XL-ATX। अब ये क्या चीज़ होती है भैया? ये ATX से थोड़े से बड़े होते हैं, कुछ ज़्यादा फीचर्स होते हैं इसमें, और छोटा मोटा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मतलब हाँ ATX से ज़्यादा बड़े और फुल टावर के जो कैबिनेट आते हैं ना, उसके हिसाब से सही रहते हैं ये। अभी अगर एक बार बात करें तो कई लोग बोलेंगे कि यार कई मदरबोर्ड के सामने M की जगह E लिखा आता है। ये होता है आपके स्पेशल फीचर्स जो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ये बेसिकली ब्रांडिंग की बात होती है। जहाँ M लिखा हुआ वो आपके माइक्रो ATX बोर्ड, और कई मिनी ATX में भी I लिखा आ जाता है, तो वो आपको फॉर्म फैक्टर बता देता है आपके बोर्ड का। तो भैया फॉर्म फैक्टर की तो इतनी कहानी है। अब अगला देख लेते हैं सॉकेट के बारे में। अगर बात कर लें CPU सॉकेट के बारे में, तो आपके मदरबोर्ड के सेंटर में देखो आपके पास एक ब्लैंक स्पेस होगी, आपको इसमें लगाना अपना CPU, और इसी को कहते हैं CPU सॉकेट। तो इंटेल के लिए अलग आता है, AMD के लिए अलग आता है, और अलग अलग जनरेशन के लिए अलग अलग सॉकेट आता है। नहीं आई बात समझ में? और सुनो, इंटेल में अगर 12th, 13th और 14th जनरेशन का आपका CPU है, तो आप आंख बंद करके LGA 1700 का बोर्ड उठा लो, क्योंकि वही सॉकेट आपके लिए है। और अगर लेटेस्ट ग्रेटेस्ट आपने उठा लिया है 15th जनरेशन अल्ट्रा, तो आपके पास फिर है 1851 सॉकेट। समझ में आ गई? वहीं अगर AMD की बात करें तो AM4 और AM5 सॉकेट है। 1000 सीरीज़ से 5000 सीरीज़ के बीच में हो तो AM4 सॉकेट पे चले जाओ, और अगर 7000 9000 सीरीज़ पे हो तो AM5 सॉकेट के साथ चले जाओ। कंडीशन समझ रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि आपका CPU सॉकेट कौन सा है। अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देख लो, साफ साफ लिखा होगा उसमें।
वहीं अगर आप ऑफलाइन बाय कर रहे हो, आपको दुकानदार को नहीं बताना कि भैया मुझे पता ही नहीं है मेरा सॉकेट कौन सा है, तो उससे ना डब्बा मंगवाओ, उस डब्बे को पलटाओ, पीछे लिखा होगा आपका सॉकेट, जैसे इसमें लिखा है ना AM5 प्रोसेसर, तो ऐसा लिखा हुआ होता है उस पर। बात क्लियर है? यही चीज़ इंटेल के साथ है, वही AMD के साथ है, डब्बे के पीछे सब लिखा होता है। अब ये तो हो गई भैया लंबी चौड़ी बात CPU सॉकेट के बारे में। अब जरा ना दिमाग घुमाने वाली जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा तो दिमाग ख़राब करती है, चिपसेट। इसके बारे में बात कर लेते, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है। देखो भैया, इस दुनिया में भांति भांति के बोर्ड, कुछ बड़े अच्छे बोर्ड, और अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि भैया H सीरीज़ का बोर्ड ले लो, B सीरीज़ का बोर्ड ले लो, A सीरीज़ का बोर्ड ले लो, X ले लो, Z ले लो, मोटे मोटे इतने ही अवेलेबल होते हैं। अब ये क्यों है, इनका मतलब क्या है? अब अगर H और A सीरीज़ की बात करें तो भाई ये होते हैं एकदम बजट रेंज के, मतलब 2, 4, 5 हज़ार, 7 हज़ार का बजट है आपका। 7 हज़ार तो फिर भी B सीरीज़ के बोर्ड कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं, लेकिन एकदम जो बजट पे हैं 5-6 हज़ार पे, तो भाई इनके लिए आते हैं H और A सीरीज़। अब ये किन के लिए हैं? ये उनके लिए हैं अगर आप एथलॉन, i3, पेंटियम और Ryzen 3 वाले प्रोसेसर चला रहे हो, तब तो ये आपके लिए काम कर जाएंगे। और ये वैसे भी वही लोग यूज़ कर रहे होते जो आपके स्कूल में या साइबर कैफ़े में लगे हुए हैं, ये वही प्रोसेसर होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होते हैं। उससे ऊपर जा रहे हो तब आती है B सीरीज़, एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड बोर्ड। इसमें वो सारे फीचर होते हैं जो आपको ज़रूरत है, ना तो आपको ज़्यादा हवाबाजी करवाएंगे, ना तो एकदम ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि कई ब्रांड ऐसे हैं जो आपको B सीरीज़ पे ही ओवरक्लॉकिंग करवा देंगे, Z सीरीज़ की जितनी तो नहीं, लेकिन हाँ करवा देंगे। साथ ही साथ आपको रैम ओवरक्लॉकिंग का तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियाँ आपको प्रोवाइड कर देती है B सीरीज़ के चिपसेट पे। साथ ही साथ बैलेंस्ड इसलिए क्योंकि जो इसकी PCI लेन्स होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। और साथ ही साथ अगर इसकी VRMs की बात करें तो VRMs भी अच्छी आती है। VRMs क्यों अच्छी ज़रूरी हैं वो अपन आगे देखेंगे। अभी ये समझो ये बहुत बैलेंस्ड बोर्ड है, जो जो आपको चाहिए सब मिलेगा, और इसीलिए मिड रेंज PCs की बेस्ट चॉइस होती है B सीरीज़ का बोर्ड। आप देखना कई प्री बिल्ड आएंगे आपके पास, या आप किसी से कस्टम भी करवा रहे हो, तो वो आपको B सीरीज़ के बोर्ड सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके थोड़े से पैसे ही बचा देगा, साथ में आपको ज़रूरी फीचर भी दे देगा। ये तो हो गई B सीरीज़ की बात। ये इंटेल के लिए भी सेम है, AMD के लिए भी सेम है, B सीरीज़ ही मिलती है मिड रेंज में। अब भैया अब बारी आती है Z और X सीरीज़ के बारे में। तो ये होते हैं मदरबोर्ड के बिग डैडी। अब बिग डैडी क्यों? फीचर्स के नाम पे। फीचर्स इसमें होते हैं अंधाधुंध, आप बिल्कुल पूरी जी जान लगा के आप बिल्कुल ओवरक्लॉकिंग करो, रैम ओवरक्लॉक करो, CPU ओवरक्लॉक करो, मतलब अनलॉक्ड प्रोसेसर के पूरे फ़ायदे दिलवाता है ये। साथ ही साथ PCIs की जो लेन होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र आपको देंगी। साथ ही साथ आपको अच्छी खासी आपको VRMs मिल जाएंगी, मोटी मोटी हीट सिंक मिल जाएंगी, ताकि आपकी VRMs ठंडी रहें। VRM क्यों ठंडी रहनी ज़रूरी है? ताकि परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आए। इसलिए Z सीरीज़ महंगी भी होती है, साथ ही साथ प्रीमियम होती है, और हाई एंड PC के लिए बेस्ट चॉइस होती है Z और X सीरीज़। अब आपके लिए कौन सा है, एक समराइज फॉर्म में बता दे रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल बजट पे हो तो A और H सीरीज़, थोड़े मिड रेंज में हो तो B सीरीज़ के बोर्ड आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप हाई एंड PC बना रहे हो, लंबे चौड़े काम करने, अंधाधुंध गेमिंग और प्रोडक्टिविटी करनी है, Z या X सीरीज़, डिपेंड करता है आपका CPU कौन सा है। यहाँ बात क्लियर हो गई। लेकिन मैं तो बोलूँगा यार एटलीस्ट B सीरीज़ का बोर्ड तो आप ले ही लो, ताकि आप थोड़ा सा ना आपको स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल जाए। आपको अपग्रेड करना हो तो आप अपग्रेड कर लो, आपकी मर्ज़ी है आगे। तो यहाँ तो हो गई बात ख़त्म। अगला चलते हैं रैम की तरफ। अब देखो रैम का तो सिंपल कैलकुलेशन है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी अच्छी रैम स्पीड। लेकिन थमो, आपका बोर्ड अगर उतनी फ्रीक्वेंसी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो उतनी फास्ट रैम में आपने पैसे बर्बाद क्यों करे? तो ये ज़रूर चेक कर लेना आपके मदरबोर्ड में सपोर्ट कितना है, उस हिसाब से आप अपनी रैम ले लेना। ये तो रैम की कहानी यहाँ फिनिश, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब चलते हैं VRMs की तरफ। सबसे पहले तो दिमाग में एक बात बिठा लो, आप बजट PC बिल्ड बना रहे हो, हाई एंड PC बिल्ड बना रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, VRMs अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मदरबोर्ड में देखने की कि भैया आपका VRM का क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है आपका ब्रांड, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक सिंपल सा गणित सुनो।
जितनी अच्छी VRMs उतना ही स्टेबल आपका पावर डिलीवरी होगा, और जितना अच्छा पावर डिलीवरी होगा आपके CPU का लाइफ उतना अच्छा रहेगा, और जितना अच्छा आपका CPU का लाइफ है उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस निकल के आएगा। तो VRMs का मोटा मोटा काम है पावर डिलीवरी का। पावर डिलीवरी अगर सही हो रही है तो आपके कंपोनेंट्स अच्छा परफॉर्म करके देंगे, इसलिए आपका VRMs का अच्छा होना ज़रूरी है। VRM के अच्छे होने के साथ उसका कूलिंग भी उतना ही ज़रूरी, क्योंकि VRM तपती रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी एक टाइम पे, कितनी ही अच्छी हो वो। तो ध्यान रखो कि जो मोटी मोटी जो आपको VRMs की हीट सिंक्स मिलती हैं वो इसीलिए मिलती हैं ताकि आपकी VRMs ठंडी रह पाएँ। क्लियर बात, VRMs का किस्सा ख़त्म। सबसे पहले कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे M.2 के स्लॉट देख लो NVMe के कितने हैं। फिर उसके बाद PCI लेंस देखनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जनरेशन मिल रही है, Gen 5 है, Gen 4 है, Gen 3 है, ये देखनी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है जहाँ आप प्रोसेसर वगैरह पेयर कर रहे हो। अब ये क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेसर भी एक लेन सपोर्ट पे आता है, आपका GPU का भी एक लेन सपोर्ट होता है, तो वो थोड़ा सा मैच करना ज़रूरी है ताकि आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर पाओ। अब इसका सेटा पोर्ट देखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको 2.5 इंच वाली SSD चलानी है, सेटा फॉर्म फैक्टर वाली, या आपको हार्ड ड्राइव चलानी है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी पड़ेंगी। साथ ही साथ आप चेक कर सकते हो आपका वाईफाई कनेक्टिविटी आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। और रही बात, मैं वाईफाई की बात इसलिए कर रहा हूँ ना कि मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड ही ले लो तो अच्छा है वो, इसलिए क्योंकि देखो यार, अगर आप मार्केट से लेने जाओगे ना आपको मिलेंगे छोटे छोटे से डोंगल, या तो PCI आपने कार्ड भी ले लिए तो बहुत महंगी आती है वो PCI, ये तो आपको 100-200 रुपये में डोंगल मिल जाएगा, PCI मिलेगी 5-7 हज़ार की। और क्या करोगे, इतना घटिया लगता है ना मदरबोर्ड के नीचे जब लगा रहता है या ऊपर लगा रहता है, जो भी आपका पोर्ट हो, तो बहुत भद्दा लगता है यार वो आपको। पहली बात तो जो डोंगल अगर आपने छोटा ले लिया तो आपको उसमें ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, सिर्फ वाईफाई मिलेगा, और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा जितना मदरबोर्ड पे मिलेगा। उससे ज़्यादा उम्मीदें करो मत, 200 रुपये में क्या मिलेगा आपको। और PCI वाला दिखने में घटिया होता तो आप वो नहीं लगाओगे। तो मैं तो बोलता हूँ यार, मदरबोर्ड पे अगर मिल रहा है तो उसे ले लो, थोड़े बहुत पैसे ऊपर लगेंगे लेकिन बढ़िया है, काम चल जाएगा आपका। अब जितने कंपोनेंट आपने लिए उनके लिए हेडर्स देखने भी ज़रूरी हैं भैया। हेडर्स आपके पास है नहीं है, आपने AIO ले रखा है या आपने कस्टम कूलिंग बना रहे हो, तो आपके पास उतने पंप कनेक्टर, उतने RGB कनेक्टर्स हैं नहीं है, फ़ैन कनेक्टर्स हैं नहीं है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आपको USB Type 3 Type C दोनों देखना ज़रूरी है, क्योंकि मदरबोर्ड के पिछवाड़े में तो आजकल आपको Type C मिल जाएगा, लेकिन जो कैबिनेट पे जो Type C का पोर्ट आ रहा है उसको लगाने के लिए एक सेपरेट हेडर होता है मदरबोर्ड में, वो ज़रूर चेक कर लेना है नहीं है। अब इसके अलावा क्या बच रहा है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे हिसाब से तो इतनी चीज़ चेक करना बहुत सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और शायद मैं कुछ अगर भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट कर देना। अब भैया ये तो हो गई हमारी मोटी मोटी टेक्निकल बातें, अब थोड़ा जेब डीली करने की बातें कर लें। तो 5-7 हज़ार का बजट ले रखे हो तो H और A सीरीज़ के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। वहीं अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक का बजट है, तो आपको मिल जाएगा बढ़िया B सीरीज़ का बोर्ड। इसके साथ करो आप मज़े कितने करने हैं। वहीं अगर आपका थोड़ा सा और बजट है, अगर आप Z सीरीज़ तक जाना चाह रहे हो, तो आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे 20 हज़ार से ज़्यादा रुपए Z और X सीरीज़ के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे पूरे पैसे हो जाएंगे वसूल, क्योंकि एक तो आप लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे, कोई सा कार्ड लगाओ, कोई सा CPU लगाओ, सब चला के देगा आपको। एक और चीज़ है, एक मिथ फैली हुई है या कन्फ्यूजन है, जो कुछ भी कह लो, जो अपना पेंटियम एथलॉन और i3 Ryzen 3 है, इनके लिए H और A सीरीज़ के बोर्ड। फिर मैंने बोला कि i5 के लिए आप B सीरीज़ के बोर्ड, i7 भी चला सकते हो, कई लोग चलाते भी हैं, कोई इशू नहीं करता, ज़्यादा चला सकते हो। i7 i9 Ryzen 7 Ryzen 9 के लिए अपने Z और X सीरीज़ के बोर्ड। ऐसा क्यों? आप पुराने H सीरीज़ A सीरीज़ के बोर्ड पे प्रोसेसर i7 i9 नहीं चला सकते, ऐसा कोई भी मैथ्स नहीं है। चलाने को तो ये आपको चला देगा, लेकिन जब आपकी VRMs ओवर हीट करनी चालू हो जाएंगी तो ब्लू डैश स्क्रीन और सिस्टम फ्रीज ऐसी चीज़ें आपको सामने आएंगी, वो चला नहीं पाओगे, बस चल जाएगा वो। तो अगर आपको स्टेबल चाहिए तो थोड़ा B और Z सीरीज़ तक चले जाओ। H और A सीरीज़ को ना थोड़ा सा ना इग्नोर ही करो तो अच्छा है, क्योंकि
फ्यूचर प्रूफिंग इसमें कुछ भी नहीं होती। थोड़ा सा बी और जेड सीरीज़ में, एक्स सीरीज़ में आपको थोड़ा बहुत तो फ्यूचर प्रूफिंग मिल जाती है, कुछ भी नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने यार यहाँ पे सारी बातें बता दी हैं। कुछ अगर छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और जिसको ज़रूरत है मदरबोर्ड के बारे में समझने के लिए उसको ये वीडियो शेयर करो। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।